नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट अप्रूव्ड बाय इंडियन कैबिनेट बाय फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत केंद्रीय वित्तीय सहायता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन कहता है, द CFA विल फंड 100% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इक्विटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। CFA जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य सरकार की 100% इक्विटी को वित्त पोषित करेगा। दूसरा ऑप्शन कहता है, द CFA अप्लाई टू ऑल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग दोज आउटसाइड द NER। CFA भारत में सभी जल विद्युत परियोजनाओं पर लागू होता है जिसमें NER के बाहर की परियोजनाएं भी शामिल हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है द CFA इज ओनली अवेलेबल फॉर प्रोजेक्ट्स दैट आर डीम्ड विजिबल। CFA केवल उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है जिन्हें व्यवहार माना जाता है। चौथा ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा CFA केवल उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है जिन्हें व्यवहार माना जाता है, यानी कि C। इसकी व्याख्या देखते हैं। सेंट्रल कैबिनेट ने ये सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट को अप्रूव किया है। जल विद्युत परियोजनाओं में पूर्वोत्तर राज्य सरकारों की इक्विटी भागीदारी का समर्थन करने के लिए 100% इक्विटी को वित्त पोषित नहीं करता है, बल्कि यह राज्य सरकार की इक्विटी के 24% तक को कवर करता है, जिसकी सीमा प्रति परियोजना 750 करोड़ रुपए, लेकिन केवल उन परियोजनाओं के लिए जो आर्थिक और तकनीकी रूप से व्यवहार है। ऐसे सभी परियोजनाओं को जो है फंडिंग नहीं मिल सकता है। CFA विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी उपलब्ध है, जो क्षेत्र की जल विद्युत क्षमता को बढ़ावा देने के लिए लक्षित दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह नीति NIR में सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की व्यापक पहल का हिस्सा है, जो क्षेत्र की अप्रयुक्त जल विद्युत क्षमता और परियोजना निष्पादन में वित्तीय चुनौतियों को दूर करने के लिए राज्य के समर्थन की आवश्यकता को पहचानती है। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पैसिफिक पोलिसिंग इनिशिएटिव रिसेंटली एग्री अपॉन द पैसिफिक आइलैंड फोरम। हाल ही में प्रशांत द्वीप समूह फोरम में सहमत हुए प्रशांत पुलिस पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। The PPI includes the establishment of Central Police Development Hub in Australia। PPI में ऑस्ट्रेलिया में एक केंद्रीय पुलिस विकास केंद्र की स्थापना शामिल है। दूसरा ऑप्शन कहता है, The initiative is primarily funded by Australia but is driven by Pacific Island country। इस पहल को मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, लेकिन इसे प्रशांत द्वीपीय देशों द्वारा संचालित किया जाता है। द PPI रिप्रेजेंट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ पोस्ट सिक्योरिटी इनिशिएटिव दैट वेयर लेड बाय एक्सटर्नल पावर। PPI उन पिछली सुरक्षा पहलों की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है जिनका नेतृत्व बाहरी शक्तियों द्वारा किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन 1 और 2 जो है आपको सही है, 3 जो है वो आपका सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रशांत पुलिस पहल में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में एक केंद्रीय पुलिस विकास केंद्र की स्थापना शामिल है, जो कथन 1 को सही बनाता है। पहल मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया द्वारा वित्त पोषित है, लेकिन प्रशांत द्वीप देशों द्वारा संचालित है, जो कथन को भी सही बनाता है। हालांकि PPI सुरक्षा के लिए प्रशांत नेतृत्व वाले दृष्टिकोण की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो पिछली पहलों के विपरीत है, जो अक्सर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के साथ पूरी तरह से संरक्षित किए बिना बाहरी शक्तियों द्वारा संचालित होते हैं।
यह कथन 3 को गलत बताता है। पीपीआई क्षेत्रवाद के एक नए युग को उजागर करता है, जहां प्रशांत द्वीप राष्ट्र के अपने सुरक्षा वास्तुकला को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो बाहरी संसाधनों विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में से समर्थित हैं, लेकिन उन पर हावी नहीं है। तो ये आपको पीपीआई के बारे में है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायो ई3 पॉलिसी। बायो ई3 पॉलिसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन कहता है, द पॉलिसी एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। नीति विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और दवा निर्माण पर केंद्रित है। दूसरा कहता है, इट इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर बिल्डिंग कैपेसिटी थ्रू इंटर्नशिप एंड फेलोशिप। इसमें इंटर्नशिप और फेलोशिप के माध्यम से क्षमता निर्माण के प्रावधान शामिल हैं। तीसरा कहता है, मेरीन एंड स्पेस रिसर्च आर अमॉन्ग द थीमेटिक सेक्टर्स कवर्ड अंडर द पॉलिसी। नीति के अंतर्गत समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान विषयगत क्षेत्रों में शामिल है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली 2, यानी कि 2 इसमें से सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन 1 जो है वो आपको सही गलत है, क्योंकि बायो ई3 नीति केवल स्वास्थ्य और दवा निर्माण पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि यह कृषि, पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी जैसे अन्य क्षेत्रों को भी संबोधित करता है। कथन 2 सही है, क्योंकि नीति में क्षमता निर्माण के प्रावधान शामिल हैं, जैसे स्कूली बच्चों के लिए इंटर्नशिप और स्नातकोत्तर अनुसंधान के लिए फेलोशिप। कथन 3 सही है, क्योंकि समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान वास्तव में नीति के तहत शामिल 6 विषयगत क्षेत्रों में से हैं। बायो ई3 नीति का व्यापक दृष्टिकोण भारत में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, विच पेंशन स्कीम रिप्लेस द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु ज्वाइन सर्विस आफ्टर जनवरी 1, 2004। 1 जनवरी 2004 के बाद से सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की जगह कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई है? पहला है नेशनल पेंशन स्कीम, दूसरा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तीसरा है न्यू पेंशन स्कीम, चौथा है पेंशन फंड रेगुलेटरी स्कीम। तो इसका राइट आंसर होगा न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है। राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की जगह ले ली है। ओपीएस के विपरीत, जो अंतिम आहरित वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता था, एनपीएस एक अंशदायी बाजार से जुड़ी योजना है, जिसमें पेंशन राशि की कोई गारंटी नहीं है। अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाले एकीकृत पेंशन योजना का उद्देश्य ओपीएस और एनपीएस दोनों की विशेषताओं को मिलाना है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कृषि अवसंरचना कोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कहता है, द AIF इज डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। AIF को विशेष रूप से फसल कटाई के बाद की अवसंरचना परियोजनाओं के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा कहता है, द AIF प्रोवाइड्स ओनली ग्रांट्स नॉट लोन और क्रेडिट। AIF केवल अनुदान प्रदान करता है, ऋण या क्रेडिट नहीं प्रदान करता है। तीसरा कहता है, द AIF इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। AIF व्यापक आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है। चौथा कहता है, द AIF हैज नो प्रोविजन फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट लेड बाय फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर होगा, द AIF इज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। AIF व्यापक आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है। इसका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कृषि अवसंरचना कोष एक वित्तीय पहल है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारत को और अधिक आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे विकल्प सी जो है वो सही है। AIF केवल फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचे तक ही सीमित नहीं है। यह वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज,
सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स सहित कृषि बुनियादी ढांचे की जरूरतों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। इसलिए विकल्प ए जो है वो गलत है। एआईएफ केवल अनुदान ही नहीं बल्कि ऋण और वित्त सुविधा भी प्रदान करता है, इसलिए विकल्प बी भी गलत है। इसके अतिरिक्त एआईएफ में किसान उत्पादक संगठनों के लिए वित्तीय प्रावधान शामिल हैं, जिसमें विकल्प डी गलत है। इस फंड का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने, नुकसान को कम करने के लिए कृषि के सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचे का विकास करना है। तो ये थी आज के डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।